रामपुर रेलवे स्टेशन पर आज सुबह से ही एक अजीब सी हलचल और गहमागहमी का माहौल बना हुआ था। स्टेशन के मुख्य प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हर तरफ खाकी वर्दी पहने पुलिस वाले तैनात थे और उनकी सख्त निगाहें हर आने जाने वाले यात्री पर टिकी हुई थीं। स्टेशन मास्टर बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहे थे और घबराहट में पसीने से तरबतर हो रहे थे। आज जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा का आगमन होने वाला था और यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। लोगों के बीच यह चर्चा थी कि नई डीएम बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय अधिकारी हैं, जो नियमों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। स्टेशन के बाहर दर्जनों सरकारी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं और उनकी लाल नीली बत्तियां धूप में चमक रही थीं। स्थानीय नेता और पुराने भ्रष्ट अधिकारी भी हाथों में फूलों के बड़े बड़े हार लिए खड़े थे। उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वे सब डरे हुए थे। वे जानते थे कि अगर नई साहिबा ने उनकी पुरानी फाइलों को खोल दिया तो उनकी काली करतूतें सामने आ जाएंगी। अचानक दूर से ट्रेन की तेज सीटी की आवाज सुनाई दी और प्लेटफॉर्म पर मौजूद भीड़ में एक लहर सी दौड़ गई। पुलिस वालों ने भीड़ को पीछे धकेलना शुरू कर दिया ताकि साहिबा के स्वागत में कोई बाधा न आए। ट्रेन का इंजन भारी भरकम आवाज करता हुआ प्लेटफॉर्म पर आया और धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होने लगी। लोहे के पहियों की पटरी पर रगड़ने की तीखी आवाज के साथ गाड़ी रुक गई। एसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे का दरवाजा ठीक उस जगह खुला जहां लाल कालीन बिछाया गया था। सभी की सांसें थम गई थीं। दरवाजा खुला और उसमें से एक सुरक्षाकर्मी बाहर निकला, जिसने चारों तरफ मुस्तैदी से नजर दौड़ाई। उसके पीछे से एक युवा महिला बाहर निकली, जिसकी चाल में शेरनी जैसा आत्मविश्वास था। वह अनन्या सिंह थीं, जो अब इस जिले की सर्वोच्च अधिकारी बनकर लौटी थीं। उन्होंने एक साधारण लेकिन बेहद गरिमापूर्ण सूती साड़ी पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसने वहां मौजूद बड़े बड़े नेताओं को भी सहमने पर मजबूर कर दिया। वह उसी शहर में वापस आई थी जहां कभी उनका बचपन बीता था। अनन्या ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो पुलिस बैंड ने स्वागत धुन बजानी शुरू कर दी। एएसपी और एसडीएम सबसे पहले आगे आए और उन्होंने झुककर मैडम को सलाम किया। अनन्या ने काले चश्मे के पीछे से उन सबको देखा और हल्का सा सिर हिलाया। वह जानती थी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी गरीबों की सुनवाई नहीं की थी। उनके मन में पुराने जख्म ताजे हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वह आगे बढ़ीं और अधिकारियों ने उन्हें फूलों के हार पहनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। अनन्या का ध्यान स्वागत समारोह से ज्यादा वहां की व्यवस्था पर था। वह तेज कदमों से आगे बढ़ रही थीं और उनके पीछे अधिकारियों का पूरा हुजूम चल रहा था। तभी उनकी नजर भीड़ के एक कोने में पड़ी जहां कुछ शोर हो रहा था। वहां पुलिस का एक सिपाही किसी को बहुत बुरी तरह से डांट रहा था और डंडे से डरा रहा था। अनन्या के कदम अपने आप धीमे हो गए। उन्हें लगा कि शायद कोई यात्री है जिसे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अपने साथ चल रहे एएसपी से पूछा कि वहां क्या हो रहा है। एएसपी ने लापरवाही से जवाब दिया कि मैडम, वह बस एक पागल भिखारी है जो अक्सर स्टेशन पर गंदगी फैलाता रहता है। सिपाही उसे वहां से हटा रहा है ताकि आपके रास्ते में कोई गंदगी न दिखे। अनन्या को यह बात बहुत चुभी। उन्होंने अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया और उस दिशा में ध्यान से देखा। सिपाही उस भिखारी को धक्का दे रहा था और वह बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और शरीर पर मैल की परत जमी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। अनन्या की धड़कनें अचानक तेज हो गईं, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के गिरने का तरीका उन्हें बहुत जाना पहचाना लगा। जब वह आदमी जमीन पर गिरा तो उसका हाथ ऊपर उठा और अनन्या ने उसकी कलाई पर एक पुराना जलने का निशान देखा। वह निशान देखते ही अनन्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका दिमाग सुन्न हो गया और कानों में
बैंड की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। वह निशान उनके पिता रामचरण के हाथ पर तब बना था जब उन्होंने बचपन में अनन्या को जलते हुए दिए से बचाया था। अनन्या ने प्रोटोकॉल और सुरक्षा घेरे की परवाह किए बिना उस दिशा में दौड़ लगा दी। एएसपी और अन्य अधिकारी हक्के बक्के रह गए कि आखिर मैडम को क्या हुआ। वे सब उनके पीछे भागे। अनन्या भीड़ को चीरती हुई उस सिपाही के पास पहुंची जिसने अभी अभी उस बूढ़े को लात मारी थी। सिपाही ने जब देखा कि डीएम मैडम खुद उसकी तरफ आ रही हैं, तो वह डर के मारे कांपने लगा और पीछे हट गया। लेकिन अनन्या का ध्यान उस सिपाही पर नहीं था। अनन्या उस गंदे और बदबूदार भिखारी के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। वहां मौजूद सैकड़ों लोग और अधिकारी यह दृश्य देखकर सन्न रह गए। एक जिले की सबसे बड़ी अधिकारी, जिसकी वर्दी और साड़ी बेदाग थी, वह स्टेशन के सबसे गंदे इंसान के सामने जमीन पर बैठी थी। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उस बूढ़े आदमी के उलझे हुए बालों को हटाया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। वह चेहरा धूल और दाढ़ी से ढका हुआ था, लेकिन आंखें वही थीं जो अनन्या के सपनों में रोज आती थीं। पिताजी, अनन्या के मुंह से बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज निकली। वह बूढ़ा आदमी डर के मारे सिकुड़ रहा था। उसे लगा कि यह कोई बड़ी अधिकारी है जो उसे मारने आई है। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और दया की भीख मांगने लगा। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसके गले से अजीब सी घुरघुराहट की आवाज निकल रही थी। यह देखकर अनन्या का दिल चकनाचूर हो गया। जिस पिता की आवाज कभी शेर की तरह गूंजती थी, आज वह उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। अनन्या की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उन्होंने अपनी सारी गरिमा, अपना पद और अपना रुतबा भुला दिया। उन्होंने उस गंदे और बदबूदार आदमी को अपनी बाहों में भर लिया और जोर जोर से रोने लगी। पूरा रेलवे स्टेशन सन्नाटे में डूब गया था। केवल अनन्या की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। पुलिस वाले और नेता समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। वे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह भिखारी डीएम साहिबा का पिता हो सकता है। उस बूढ़े आदमी के शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही थी, लेकिन अनन्या ने उसे छोड़ा नहीं। उसने अपना सिर अपने पिता के सीने पर रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में रखा करती थी। उसके आंसू पिता की मैली कुचैली कमीज को भिगो रहे थे। मैं आ गई हूं पिताजी, मैं आ गई हूं, वह बार बार यही दोहरा रही थी। रामचरण, जो अब तक डरे हुए थे, धीरे धीरे शांत होने लगे। शायद खून के रिश्ते की गर्मी ने उन्हें पहचान का एहसास दिला दिया था। उनके कांपते हुए हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे और उन्होंने अनन्या के सिर पर हाथ रखा। एएसपी ने हिम्मत करके पास आने की कोशिश की और कहा कि मैडम, यह आप क्या कर रही हैं? यह आदमी बहुत गंदा है और शायद पागल है। अनन्या ने अचानक सिर उठाया और एएसपी की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ ज्वाला भी धधक रही थी। खबरदार, जो किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया, अनन्या ने शेरनी की तरह दहाड़ा। ये भिखारी नहीं है, यह मेरे पिता हैं, और जिस सिपाही ने इन्हें मारा है उसे मैं अभी सस्पेंड करती हूं। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि एएसपी 2 कदम पीछे हट गए। भीड़ में मौजूद लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। यह दृश्य अद्भुत था। सत्ता के शिखर पर बैठी एक बेटी अपने पिता को नर्क से निकालकर गले लगा रही थी। अनन्या ने अपने पिता के चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपनी महंगी साड़ी के पल्लू से उनका चेहरा पोंछना शुरू कर दिया। रामचरण की आंखों से भी अब आंसू बहने लगे थे। वह अपनी बेटी को पहचान तो नहीं पा रहे थे पूरी तरह से, लेकिन उन्हें यह स्पर्श अपना लग रहा था। वह बस अनन्या को टकटकी लगाकर देख रहे थे। अनन्या खड़ी हुईं और उन्होंने अपने पिता का हाथ थाम लिया। उन्होंने चारों तरफ खड़े तमाशबीनों को घूरकर देखा। उनकी आंखों में एक चुनौती थी। उन्होंने एएसपी को आदेश दिया कि मेरी सरकारी गाड़ी का दरवाजा खोला जाए। एएसपी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैडम एक भिखारी को अपनी फ्लैग कार में बैठाएंगी। लेकिन
अनन्या का आदेश पत्थर की लकीर था। वह अपने पिता का हाथ पकड़े हुए उन्हें सहारा देते हुए भीड़ के बीच से वापस मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। पुलिस वालों ने जल्दी जल्दी रास्ता बनाया। जो लोग अभी तक नाक भौं सिकोड़ रहे थे, अब वे श्रद्धा से सिर झुका रहे थे। अनन्या ने अपने पिता को बहुत प्यार से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया। रामचरण एसी गाड़ी की ठंडक और मखमली सीट देखकर डर रहे थे, लेकिन अनन्या ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। वह खुद उनके बगल में बैठ गईं और ड्राइवर को तुरंत बंगला चलने का आदेश दिया। सायरन की आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार यह किसी अधिकारी के आगमन की नहीं, बल्कि एक बेटी के अपने पिता को घर ले जाने की घोषणा थी। गाड़ी के पीछे धूल का गुबार उड़ता रह गया और स्टेशन पर मौजूद लोग अभी भी बुत बने खड़े थे। ठाकुर विक्रम के जासूस, जो भीड़ में छिपे हुए थे, यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी हवेली में फोन लगाया। उन्हें अंदाजा हो गया था कि रामपुर में अब पुराने दिन नहीं रहे। एक नई शक्ति का उदय हो चुका था, जो न केवल कानून जानती थी, बल्कि जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा न्याय बाकी था। गाड़ी के अंदर अनन्या ने पानी की बोतल खोली और अपने पिता के सूखे होंठों से लगाई। रामचरण ने एक बार में ही पूरी बोतल खाली कर दी। उनकी प्यास और भूख देखकर अनन्या का कलेजा मुंह को आ गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि जिन लोगों ने उसके पिता का यह हाल किया है वह उन्हें छोड़ेगी नहीं। उसने अपने पिता के सिर को अपने कंधे पर टिकाया और उनकी उलझी हुई जटाओं को सहलाने लगी। 5 साल का लंबा वनवास आज खत्म हुआ था, लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला था। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। रामपुर के वही पुराने रास्ते, वही खेत और वही बाजार नजर आ रहे थे, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। पहले वह एक डरी हुई लड़की थी जो अपना घर छोड़कर भागी थी, लेकिन अब वह इस जिले की रक्षक थी। उसने अपने पिता के हाथ को कसकर पकड़ लिया। रामचरण अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे और थकान के कारण उनकी आंखें बंद होने लगी थीं। अनन्या ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी धीरे चलाए ताकि पिता की नींद खराब न हो। सरकारी बंगले के गेट पर संतरी ने सैल्यूट मारा और गेट खोल दिया। यह वही बंगला था जहां कभी अंग्रेज रहते थे और आजादी के बाद बड़े बड़े अफसर रहे। आज पहली बार इस बंगले में एक ऐसा मेहमान आ रहा था जिसके पास तन ढकने को भी कपड़े नहीं थे। नौकर चाकर सब कतार में खड़े थे और मैडम का इंतजार कर रहे थे। जब गाड़ी रुकी और अनन्या एक बूढ़े गंदे आदमी का हाथ पकड़कर बाहर निकली, तो रसोइये और माली की आंखें फटी की फटी रह गईं। अनन्या ने किसी की परवाह नहीं की। वह अपने पिता को लेकर सीधे मुख्य बेडरूम की ओर बढ़ी। घर का सबसे बड़ा और आरामदायक कमरा उसने अपने पिता के लिए चुना था। उसने नौकरों को गर्म पानी और साफ कपड़े लाने का आदेश दिया। उसकी आवाज में जो सख्ती थी, उसने नौकरों को तुरंत काम पर लगने के लिए मजबूर कर दिया। अनन्या जानती थी कि समाज क्या कहेगा, लेकिन उसके लिए उसके पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। वह आज डीएम नहीं, सिर्फ अनन्या थी। कमरे में ले जाकर उसने पिता को बिस्तर पर बैठाया। रामचरण गद्देदार बिस्तर को छूकर अजीब सा महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज में कुछ बोलने की कोशिश की। उनके गले से सिर्फ अ की आवाज निकली। अनन्या समझ गई कि उनकी आवाज जा चुकी है। यह जानकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पिता को इशारे से चुप रहने और आराम करने को कहा। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पिता की आवाज बनेगी और उनकी खामोशी का हिसाब पूरी दुनिया से लेगी। सरकारी बंगले का विशाल लोहे का गेट एक भारी आवाज के साथ खुला और अनन्या की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और घरेलू सहायकों की कतार में एक सन्नाटा सा छा गया था। उन्होंने अपनी नई मालकिन के स्वागत के लिए फूलों के गुलदस्ते तैयार रखे थे, लेकिन गाड़ी से उतरने वाला दृश्य उनकी कल्पना से परे था।
अनन्या ने गाड़ी का दरवाजा खुद खोला और अपने पिता रामचरण का हाथ पकड़कर बाहर निकाला। रामचरण की हालत देखकर नौकरों ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया, क्योंकि उनके शरीर से महीनों की गंदगी और पसीने की बदबू आ रही थी। अनन्या ने अपने स्टाफ की प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। रामचरण उस आलीशान घर की चमक दमक देखकर सहम गए थे और बार बार पीछे हट रहे थे। उनके पैर संगमरमर के फर्श पर चलने से डर रहे थे, जैसे कि वे उसे गंदा कर देंगे। अनन्या ने उनकी झिझक को महसूस किया और उनके कंधे पर हाथ रखकर सहारा दिया। उसने बहुत ही प्यार से उनसे कहा कि अब यह उनका ही घर है और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जिसने रामचरण को थोड़ा हौसला दिया। घर के पुराने रसोइये रामू काका ने आगे बढ़कर अनन्या को रोकने की कोशिश की और दबी जुबान में कहा कि इस आदमी को पीछे वाले क्वार्टर में ले जाना चाहिए। अनन्या की आंखों में एक पल के लिए क्रोध की चमक दिखाई दी और उन्होंने रामू काका को वहीं रोक दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यह मेरे पिता हैं और आज से यही इस घर के मालिक हैं। यह सुनकर रामू काका और बाकी नौकरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सब हक्के बक्के रह गए और तुरंत सिर झुकाकर पीछे हट गए। अनन्या अपने पिता को लेकर सीधे अपने निजी बेडरूम में चली गईं। कमरे के अंदर की ठंडक और मुलायम कालीन ने रामचरण को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन वह अभी भी कांप रहे थे। अनन्या ने तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि बाथरूम में गर्म पानी और डेटॉल तैयार किया जाए। उसने अलमारी से कुछ बड़े तौलिए और अपने पिता के लिए नए कपड़े मंगवाए, जो शायद किसी नौकर के लिए रखे गए होंगे। जब नौकरानी मदद के लिए आगे आई तो अनन्या ने उसे मना कर दिया। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता को खुद नहलाएगी। यह उसका प्रायश्चित था और अपनी भूल सुधारने का एक तरीका भी। उसने दरवाजा बंद कर लिया और पिता के पास फर्श पर बैठ गई। बाथरूम में पानी की भाप से शीशे धुंधले हो गए थे और अनन्या ने अपने पिता के गंदे चीथड़े उतारना शुरू किया। कपड़े उतारते समय रामचरण दर्द से कराह उठे, क्योंकि कपड़ा उनकी त्वचा से चिपका हुआ था। जब अनन्या ने उनकी शर्ट उतारी तो उसकी चीख निकल गई। रामचरण की पीठ पर कोड़ों और डंडों के पुराने और गहरे निशान थे। लुक्शे, कुछ निशान तो इतने गहरे थे कि उनसे अभी भी मवाद निकल रहा था। अनन्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर न जाए। यह निशान किसी साधारण मारपीट के नहीं थे, बल्कि किसी ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से तड़पाया था। अनन्या ने अपने कांपते हाथों से मग उठाया और धीरे धीरे अपने पिता के शरीर पर पानी डालना शुरू किया। पानी का रंग तुरंत काला हो गया और फर्श पर बहने लगा। वह स्पंज से उनके शरीर को साफ कर रही थी और साथ ही साथ अपने आंसुओं को भी पोंछ रही थी। रामचरण को शुरू में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन फिर बेटी के कोमल स्पर्श ने उन्हें शांत कर दिया। वे अपनी बेटी को पहचान रहे थे या नहीं, यह कहना मुश्किल था, लेकिन वे उसकी ममता को महसूस कर रहे थे। अनन्या हर घाव पर साबुन लगाते समय मन ही मन उन लोगों को श्राप दे रही थी जिन्होंने ये हालत की थी। नहलाने के बाद अनन्या ने उन्हें साफ और सूखे कपड़े पहनाए, जो उन पर थोड़े ढीले थे लेकिन आरामदायक थे। रामचरण अब थोड़े इंसान जैसे लग रहे थे, हालांकि उनकी कमजोरी अभी भी साफ झलक रही थी। अनन्या ने उनके पुराने और गंदे कपड़ों को एक थैले में डालना शुरू किया ताकि उन्हें फिकवा सके। तभी उसकी नजर उस फटी हुई शर्ट की अंदरूनी जेब पर पड़ी, जिसे शायद खुद रामचरण ने हाथ से सिला होगा। उसमें एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली थी जो पसीने और गंदगी से चिपचिपी हो चुकी थी। अनन्या के मन में उत्सुकता जागी और उसने उस थैली को बाहर निकाल लिया। अनन्या ने बहुत सावधानी से उस प्लास्टिक की थैली को खोला, क्योंकि उसके अंदर रखा कागज बहुत पुराना और कमजोर लग रहा था। वह कागज एक जमीन के बैनामे की फोटोकॉपी थी, जिस पर तारीख 5 साल पुरानी थी। कागज पर अंगूठे का निशान लगा था और खरीदने वाले की
जगह पर ठाकुर विक्रम सिंह का नाम लिखा हुआ था। अनन्या के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। यह वही समय था जब वह दिल्ली में कोचिंग कर रही थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे याद आया कि पिता ने कहा था कि फसल बहुत अच्छी हुई है। उस कागज के साथ एक और छोटा सा मुड़ा हुआ पन्ना था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ लिखा था। अनन्या ने उसे पढ़ा तो उसका दिल बैठ गया। वह एक पत्र था जो रामचरण ने अपनी बेटी को लिखने की कोशिश की थी, लेकिन कभी पोस्ट नहीं कर पाए। उसमें लिखा था कि बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना बेचनी पड़े। ठाकुर ने कहा है कि अगर मैं जमीन दे दूं तो वह तुम्हारी नौकरी लगवा देगा। अनन्या को अब पूरी कहानी समझ में आ रही थी। उसके पिता ने उसकी फीस भरने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन ठाकुर को बेच दी थी और बदले में धोखा मिला। अनन्या उस पत्र को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद को अपराधी महसूस कर रही थी कि उसकी वजह से उसके पिता सड़क पर आ गए। वह अपनी सफलता का जश्न मना रही थी, जबकि उसके पिता दाने दाने को मोहताज थे। उसने खुद को संभाला और अपने पिता की तरफ देखा, जो अब बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूर रहे थे। अनन्या ने आंसू पोंछे और रसोइये को खिचड़ी और सूप लाने का आदेश दिया। अब रोने का वक्त नहीं था, बल्कि अपने पिता को वापस स्वस्थ करने का वक्त था। उसने एक चम्मच उठाया और पिता के मुंह के पास ले गई। रामचरण ने जैसे ही खाने की खुशबू सूंघी तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करने लगे। उनकी भूख इतनी ज्यादा थी कि वे चबा भी नहीं रहे थे, बस निगले जा रहे थे। अनन्या ने उन्हें रोका और धीरे धीरे खाने को कहा। वह उनके मुंह से गिरते हुए खाने को साफ कर रही थी। खाना खाते खाते रामचरण की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उनके गले की नसें फूल गईं, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। अनन्या ने घबराकर पानी का गिलास उनके मुंह से लगा दिया और उनकी पीठ थपथपाने लगी। रामचरण अपनी गर्दन की तरफ इशारा कर रहे थे और उनके चेहरे पर दर्द के भाव थे। अनन्या ने तुरंत शहर के सबसे बड़े सिविल सर्जन डॉक्टर को फोन किया और उन्हें तत्काल बंगले पर आने का आदेश दिया। 10 मिनट के अंदर डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने रामचरण के गले और शरीर की जांच शुरू की। कमरे में सन्नाटा था और सिर्फ डॉक्टर के औजारों की खटपट सुनाई दे रही थी। अनन्या सांस रोके डॉक्टर के चेहरे को पढ़ रही थी। जांच पूरी करने के बाद डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप उतारा और बहुत गंभीर चेहरे के साथ अनन्या की ओर मुड़े। उन्होंने बताया कि आपके पिता के वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर तंत्रिकाओं को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत जोर से उनका गला दबाया था या किसी भारी चीज से गले पर वार किया था। इसके अलावा कुपोषण और सदमे के कारण उनकी बोलने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। यह सुनना अनन्या के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसके पिता की आवाज हमेशा के लिए छीन ली गई थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखीं और आराम करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे इलाज और देखभाल से उनकी सेहत सुधर सकती है, लेकिन आवाज वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर के जाने के बाद अनन्या अपने पिता के पास वापस बैठ गई। रामचरण अब दवा के असर से गहरी नींद में सो चुके थे। अनन्या ने उनके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाया और उनके माथे को चूमा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ठंडी और खतरनाक खामोशी थी। उसने कमरे की रोशनी धीमी कर दी और बाहर निकल आई। रात का गहरा सन्नाटा बंगले के चारों ओर फैला हुआ था। अनन्या अपने घर के मंदिर वाले कमरे में गई, जहां संगमरमर की मूर्तियों के सामने एक दिया जल रहा था। उसने घी का एक नया दिया जलाया और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी परछाई दीवार पर लंबी और डरावनी लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और वह सारा दृश्य याद किया जो उसने आज स्टेशन पर और अपने पिता के शरीर पर देखा था। ठाकुर विक्रम सिंह का नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था।
अनन्या ने जलते हुए दिए की लौ को साक्षी मानकर एक शपथ ली। उसने कसम खाई कि जिस तरह ठाकुर ने उसके पिता की आवाज छीनी है, वह ठाकुर की सत्ता और घमंड को उसी तरह कुचल देगी। यह लड़ाई अब एक बेटी और एक जमींदार के बीच नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच थी। उसने तय किया कि वह कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह करेगी और ठाकुर को कानून के ही जाल में फंसाकर बर्बाद कर देगी। वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसके पिता को न्याय नहीं मिल जाता। उसने मंदिर से बाहर निकलकर अपने पर्सनल असिस्टेंट को फोन लगाया। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन उसने पीए को आदेश दिया कि सुबह होते ही पिछले 10 सालों के सारे जमीन रिकॉर्ड उसके टेबल पर होने चाहिए। उसने विशेष रूप से उस गांव की फाइलों की मांग की जहां उसके पिता की जमीन थी। पीए उसकी आवाज की गंभीरता सुनकर समझ गया कि कल का सूरज कुछ नया लेकर आने वाला है। अनन्या ने फोन काट दिया और बालकनी में आकर खड़ी हो गई, जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। शहर की रोशनी में उसे ठाकुर विक्रम सिंह की ऊंची हवेली भी दिखाई दे रही थी, जो दूर पहाड़ी पर बनी थी। अनन्या ने उस हवेली की तरफ देखकर मुट्ठी भींच ली। वह जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर की जड़ें प्रशासन में बहुत गहरी हैं। लेकिन उसे अपनी काबिलियत और अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। वह एक आईएएस अफसर थी और उसके पास संविधान की ताकत थी। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया था। अब वह एक बेटी नहीं, बल्कि रामपुर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, जो अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार थी। अनन्या वापस अपने पिता के कमरे में गई और कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखने लगी। रामचरण अब भी सो रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शायद उन्हें पता चल गया था कि अब उनकी बेटी उनके पास है। अनन्या ने अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह होने का इंतजार कर रही थी, जब वह अपने ऑफिस में पहला कदम रखेगी। यह रात बहुत लंबी थी, लेकिन यह एक नए युद्ध की शुरुआत भी थी। रामपुर के इतिहास में कल का दिन एक नए अध्याय के रूप में लिखा जाने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही डीएम बंगले में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। अनन्या सिंह सुबह 5 बजे ही उठ गई थी और उन्होंने योग और ध्यान करके खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार किया। आज उनका कार्यालय में पहला दिन था और वह जानती थीं कि उनकी हर हरकत पर पूरे जिले की नजर होगी। उन्होंने एक गहरे रंग की साधारण लेकिन प्रभावशाली साड़ी पहनी और अपने बालों को एक सख्त जूड़े में बांध लिया। आईने में अपनी छवि देखते हुए उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वह अब सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि इस जिले की संरक्षक है। अनन्या अपने पिता के कमरे में गईं, जहां रामचरण अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर अब वह डर नहीं था जो कल स्टेशन पर दिखाई दे रहा था। अनन्या ने उनके सिरहाने रखी, दवाइयों की जांच की और रामू काका को बुलाकर सख्त निर्देश दिए। उसने कहा कि पिताजी को समय पर दलिया और फलों का रस दिया जाए और किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनसे मिलने न दिया जाए। रामू काका ने सिर झुकाकर आदेश का पालन करने का वादा किया, क्योंकि वे कल मैडम का गुस्सा देख चुके थे। जैसे ही अनन्या अपनी सरकारी गाड़ी की ओर बढ़ी, उनका अंगरक्षक दौड़कर आया और दरवाजा खोला। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी कलेक्ट्रेट की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा और शहर की सड़कों का मुआयना किया। जगह जगह दूसरी पात करता हुआ कचरे के ढेर और अतिक्रमण देखकर उनके माथे पर लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत अपने नोटपैड पर कुछ नोट्स बनाए। वह जानती थीं कि व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ उनके दिमाग में योजनाओं का तूफान भी तेज हो रहा था। कलेक्ट्रेट परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही डीएम की गाड़ी मुख्य द्वार से अंदर घुसी, वहां हड़कंप मच गया। संतरी ने जोर से एड्डी बजाकर सलामी दी और वहां खड़े कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। जो लोग चाय की दुकानों पर गप्पे लड़ा रहे थे, वे अपनी कुर्सियों की तरफ दौड़े। घड़ी में ठीक 10 बज रहे थे और अनन्या 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी।
गाड़ी पोर्टिको में रुकी और अनन्या ने बाहर कदम रखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसने स्वागत के लिए खड़े अधिकारियों को सहमने पर मजबूर कर दिया। अनन्या सीधे अपने चैम्बर की ओर बढ़ी और उनके पीछे फाइलों का ढेर लिए उनका पीए चल रहा था। गलियारों में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कर्मचारी अपनी सीटों पर ऐसे जमे हुए थे जैसे वे मूर्तियां हों। अनन्या ने अपने केबिन में प्रवेश किया और उस कुर्सी की ओर देखा जिस पर कभी अंग्रेजों और बड़े बड़े अफसरों का कब्जा था। उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही पीए से कहा कि पिछले महीने की अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आओ। पीए के हाथ कांपने लगे क्योंकि वह जानता था कि ज्यादातर कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं। 10 मिनट के अंदर रजिस्टर मेज पर था। अनन्या ने लाल पेन उठाया और उन सभी कर्मचारियों की हाजिरी काट दी जो 10 बजे तक ऑफिस में मौजूद नहीं थे। उन्होंने आदेश दिया कि इन सब की एक दिन की तनख्वाह काट ली जाए और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। ये खबर आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल गई। जो अधिकारी अभी तक यह सोच रहे थे कि नई मैडम एक महिला है और नरम होंगी, उनका भ्रम टूट गया। अनन्या ने साबित कर दिया कि वह अनुशासन के मामले में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएंगी। इसके बाद अनन्या ने जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों की एक आपात बैठक बुलाई। कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी अधिकारी अपनी अपनी सीटों पर बैठे पसीना पोंछ रहे थे। अनन्या ने कमरे में प्रवेश किया और किसी का अभिवादन स्वीकार किए बिना हेड चेयर पर बैठ गईं। उन्होंने अपनी डायरी खोली और सीधे मुद्दे पर आईं। उन्होंने पूछा कि जिले में जमीन विवाद के कितने मामले लंबित हैं। अधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर दिया क्योंकि किसी के पास भी सही आंकड़ा नहीं था। अनन्या ने मेज पर हाथ मारा और कड़क आवाज में कहा कि मुझे बहाने नहीं, परिणाम चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से रामपुर गांव और उसके आसपास के इलाकों की जमीनों का ब्यौरा मांगा। यह वही इलाका था जहां उनके पिता की जमीन थी और जहां ठाकुर विक्रम का दबदबा था। तहसीलदार ने घबराते हुए कहा कि मैडम, वहां का रिकॉर्ड रूम बहुत पुराना है और दीमक लगने से कई फाइलें खराब हो गई हैं। अनन्या ने तहसीलदार को घूरकर देखा और कहा कि अगर फाइलें खराब हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी थी। अनन्या ने बैठक बीच में ही खत्म कर दी और घोषणा की कि वह अभी रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण करेंगी। यह सुनते ही रिकॉर्ड कीपर मोहन लाल के होश उड़ गए। वह दौड़ता हुआ रिकॉर्ड रूम की तरफ भागा ताकि कुछ छिपा सके, लेकिन अनन्या के कदम उससे तेज थे। अनन्या रिकॉर्ड रूम में पहुंची तो वहां धूल और जालों का साम्राज्य था। फाइलों के बस्ते बेतरतीब ढंग से जमीन पर पड़े थे और कई जगह पान की पीक के निशान थे। यह देखकर अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक पुरानी फाइल उठाई जिस पर 2018 लिखा था। यह फाइल जमीन अधिग्रहण से जुड़ी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ पन्ने जानबूझकर फाड़े गए लग रहे थे। अनन्या ने मोहन लाल को बुलाया और पूछा कि इस फाइल के पन्ने कहाँ हैं। मोहन लाल हकलाने लगा और बोला कि मैडम, चूहे खा गए होंगे। अनन्या ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा कि तुम्हारे चूहे बहुत समझदार हैं जो सिर्फ वही पन्ने खाते हैं जिनमें घोटालों का सबूत होता है। उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद बाकी कर्मचारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अनन्या ने तुरंत आदेश दिया कि रिकॉर्ड रूम को सील कर दिया जाए और मोहनलाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिया कि अगले 24 घंटे के अंदर पिछले 5 साल के सभी जमीन रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जाएं और उनकी टेबल पर रखे जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी फाइल गायब मिली तो पूरे विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह कार्रवाई देखकर पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। सबको समझ आ गया कि पुरानी चालें अब नहीं चलेंगी। वापस अपने चैम्बर में आकर अनन्या ने कुछ पुरानी शिकायतों की फाइलें मंगवाईं जो डस्टबिन में डाल दी गई थीं। ये शिकायतें उन गरीब किसानों की थीं जिनकी जमीनें जबरदस्ती छीनी गई थीं। हर अर्जी पर साक्ष्य के अभाव में खारिज लिखा हुआ था। अनन्या ने उन अभाव की वाद खे कि खारिज जबरदस्ती की नामों को ध्यान से पढ़ा।
उनमें से कई नाम उसके पिता के पुराने दोस्तों के थे। उसने एक लाल डायरी में उन नामों को नोट किया। वह समझ गई कि पूरा तंत्र ठाकुर विक्रम के इशारों पर नाच रहा था और गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं था। दोपहर के खाने का समय हो गया था, लेकिन अनन्या अपनी सीट से नहीं हिली। उन्होंने केवल एक कप ब्लैक कॉफी मंगवाई। वह लगातार फाइलों का अध्ययन कर रही थीं और कानून की उन धाराओं को देख रही थीं जिनका इस्तेमाल करके वह भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कस सकें। तभी उनका पीए एक नई फाइल लेकर आया। यह फाइल जिले में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों की थी। अनन्या ने देखा कि सबसे ज्यादा अवैध निर्माण ठाकुर विक्रम की कंपनी द्वारा किए जा रहे थे। उसने उस फाइल पर स्टॉप वर्क का नोटिस तैयार किया। इस बीच कलेक्ट्रेट के बाहर एक छोटी सी पान की दुकान पर एक चपरासी ने अपना फोन निकाला। उसने दबी आवाज में किसी को फोन मिलाया। यह ठाकुर विक्रम का खबरी था। उसने ठाकुर को बताया कि नई मैडम ने रिकॉर्ड रूम सील कर दिया है और पुरानी फाइलों को खोद रही है। उसने यह भी बताया कि मोहनलाल सस्पेंड हो चुका है। उधर से ठाकुर की भारी आवाज आई, जिसने पूछा कि क्या मैडम को पता है कि वह किसके खिलाफ जा रही हैं। छपरासी ने कहा कि मैडम किसी की नहीं सुन रही हैं। शाम ढलने लगी थी और ऑफिस का समय खत्म होने वाला था। आमतौर पर 5 बजते ही ऑफिस खाली हो जाता था, लेकिन आज कोई भी अपनी सीट से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब मैडम के जाने का इंतजार कर रहे थे। अनन्या ने घड़ी देखी और अपनी फाइल बंद की। उसने पीए को बुलाकर कल की मीटिंग का एजेंडा दिया और कहा कि कल सुबह 8 बजे वह गांवों का दौरा करेंगी। यह सुनकर अधिकारियों की जान सूख गई, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी आने की आदत नहीं थी। अनन्या जब ऑफिस से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर थकान के बजाय एक संतोष था। उन्होंने आज सिस्टम को हिला दिया था। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पिता का चेहरा याद किया। उन्होंने मन ही मन कहा कि पिताजी, आज मैंने पहली ईंट रख दी है। वह जानती थी कि ठाकुर विक्रम अब चुप नहीं बैठेगा। उसकी तरफ से कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी, लेकिन अनन्या इसके लिए तैयार थी। उसने अपनी रणनीति बना ली थी और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। घर पहुंचकर अनन्या ने देखा कि डॉक्टर फिर से आए हुए थे। डॉक्टर ने बताया कि रामचरण की हालत में सुधार है और उन्होंने आज थोड़ा सा सूप पिया है। अनन्या राहत की सांस लेते हुए कमरे में गईं। रामचरण ने अपनी बेटी को वर्दी में देखा तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने अपना कमजोर हाथ उठाकर अनन्या के सिर पर रखा। अनन्या ने वर्दी की टोपी उतारी और पिता के पैरों के पास बैठ गई। दिन भर की सख्त ऑफिसर अब एक कोमल बेटी बन गई थी। अनन्या ने अपने पिता को दिन भर की बातें बताईं, जैसे कि वे उसे सुन और समझ सकते हों। उसने बताया कि कैसे उसने आज भ्रष्ट बाबू को सस्पेंड किया और फाइलों को जब्त किया। रामचरण की आंखों में एक चमक आ गई थी, जैसे वह कह रहे हों कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अनन्या ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। इस दौरान दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन भावनाओं का एक गहरा संवाद हुआ। पिता और बेटी का यह रिश्ता अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। रात के खाने के बाद अनन्या अपने स्टडी रूम में गई। उसने एक बड़े चार्ट पेपर पर जिले का नक्शा फैलाया। उसने लाल मार्कर से उन जगहों को चिन्हित किया जहां जहां ठाकुर का अवैध कब्जा था। यह एक युद्ध की योजना थी। उसने तय किया कि वह कानून के दायरे में रहकर ऐसा चक्रव्यूह रचेगी जिसमें ठाकुर और उसके साथी फंसते चले जाएंगे। उसने संविधान की किताब खोली और सीआरपीसी की धाराओं को पढ़ना शुरू किया। वह जानती थी कि ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उस रात ठाकुर विक्रम की हवेली में भी रोशनी नहीं बुझी थी। ठाकुर अपने गुर्गों के साथ बैठा शराब पी रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने अपने मुनीम से कहा कि पता लगाओ यह लड़की आखिर है कौन और इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। उसे शक हो रहा था कि यह सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर नहीं है। ठाकुर ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को आदेश दिया कि कल जब मैडम दौरे पर जाएं तो उन पर नजर रखी जाए
और अगर मौका मिले तो उन्हें डराया जाए। ठाकुर विक्रम सिंह की सुबह हमेशा की तरह बादशाही ठाठ बाट के साथ शुरू हुई। वह अपनी हवेली के बड़े से बरामदे में मखमली कुर्सी पर बैठे थे और पीतल के हुक्के से कश लगा रहे थे। उनके सामने मेज पर कई तरह के मेवे और मिठाइयां सजी हुई थीं, लेकिन उनका ध्यान आज नाश्ते पर नहीं था। उनके कानों में कल से एक ही खबर गूंज रही थी कि नई डीएम साहिबा ने आते ही उनके वफादार कर्मचारी मोहन लाल को सस्पेंड कर दिया है। ठाकुर ने धुएं का छल्ला हवा में छोड़ा और अपने मुनीम की तरफ देखा, जो डर के मारे पसीना पोंछ रहा था। ठाकुर ने गरजते हुए कहा कि आज वह खुद उस कल की छोकरी से मिलने जाएंगे और उसे समझाएंगे कि रामपुर में कानून की किताब नहीं बल्कि ठाकुर का फरमान चलता है। ठाकुर ने अपनी तैयारी शुरू की। उन्होंने सफेद कुर्ते के ऊपर अपनी पहचान बन चुकी काली जैकेट पहनी और गले में सोने की मोटी चेन डाली। उनकी उंगलियों में पुखराज और नीलम की बड़ी बड़ी अंगूठियां चमक रही थीं, जो उनकी दौलत का प्रदर्शन करती थीं। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और आईने में खुद को देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि जैसे ही वह कलेक्ट्रेट में कदम रखेंगे, नई डीएम उनके प्रभाव से दब जाएगी। उन्होंने अपने ड्राइवर को सबसे महंगी एसयूवी निकालने का आदेश दिया और साथ में फलों और मिठाइयों की टोकरियां रखने को कहा। इन टोकरियों के नीचे नोटों की गड्डियां छिपी हुई थीं, जो उनका पुराना तरीका था नए अधिकारियों का मुंह बंद करने का। कलेक्ट्रेट के रास्ते में ठाकुर की गाड़ियों का काफिला पूरी शान से निकल रहा था। हूटर की तेज आवाज सुनकर सड़क पर चलने वाले रिक्शे और पैदल यात्री डरकर किनारे हो रहे थे। ठाकुर को यह देखकर बहुत सुकून मिलता था कि लोग उनसे कितना डरते हैं। वह खिड़की से बाहर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वह सोच रहे थे कि यह नई लड़की अभी शहर की हवा को नहीं जानती। जैसे ही वह उसे पैसों की गर्मी दिखाएंगे, वह पिघल जाएगी। ठाकुर को यह गुमान था कि हर सरकारी कुर्सी की एक कीमत होती है और वह कीमत चुकाने की ताकत रखते हैं। जैसे ही ठाकुर का काफिला डीएम ऑफिस के गेट पर पहुंचा, वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। गाड़ियां सीधे मुख्य भवन के पोर्टिको में आकर रुकीं। ठाकुर गाड़ी से नीचे उतरे और अपने समर्थकों के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके साथ चल रहे लोग ठाकुर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिससे पूरे ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। कर्मचारी अपनी खिड़कियों से झांककर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब नई मैडम और पुराने राजा के बीच टकराव होना तय है। ठाकुर का सीना गर्व से चौड़ा था और वह किसी विजेता की तरह चल रहे थे। ठाकुर सीधे डीएम के चैम्बर की तरफ बढ़े, यह उम्मीद करते हुए कि दरवाजा उनके लिए हमेशा की तरह खुला मिलेगा। लेकिन वहां एक नया दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। अनन्या के पर्सनल असिस्टेंट ने दरवाजे पर ही उन्हें रोक दिया और बहुत विनम्रता से कहा कि मैडम अभी व्यस्त है और बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिल सकती। ठाकुर को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रामपुर के इतिहास में आज तक किसी ने उन्हें इंतजार करवाने की जरूरत नहीं की थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने पीए को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े पुलिस वाले आगे आ गए। ठाकुर को अपमान का कड़वा घूंट पीकर वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। वहां की कुर्सियां साधारण थीं और एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। हर गुजरता मिनट ठाकुर के अहंकार पर चोट कर रहा था। वह बार बार अपनी महंगी घड़ी देख रहे थे और पैरों को जमीन पर पटक रहे थे। उनके चमचे उन्हें हवा कर रहे थे, लेकिन ठाकुर का पारा चढ़ता जा रहा था। लगभग 45 मिनट के बाद पीए बाहर आया और उसने कहा कि मैडम अब उनसे मिल सकती हैं। ठाकुर गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए, यह तय करके कि वह इस देरी का हिसाब जरूर लेंगे। अनन्या अपने विशाल मेज के पीछे बैठी फाइलों में डूबी हुई थी। जब ठाकुर ने प्रवेश किया तो उन्होंने सिर तक नहीं उठाया। ठाकुर ने जोर से गला खंखारा ताकि उनका ध्यान खींचा जा सके। अनन्या ने बहुत धीरे से अपनी कलम नीचे रखी और ऊपर देखा। उनकी अपनी आंखों देश की, अपनी इस तार की दश में कोई डर या सम्मान नहीं था,
बल्कि एक ऐसी शून्यता थी जिसने ठाकुर को अंदर तक हिला दिया। अनन्या अपनी कुर्सी से खड़ी नहीं हुई, जो कि शिष्टाचार के खिलाफ था। उन्होंने बस हाथ के इशारे से सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। यह ठाकुर के लिए दूसरा बड़ा झटका था, क्योंकि आज तक सारे डीएम उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। कहिए ठाकुर साहब, आज कलेक्ट्रेट में कैसे आना हुआ? अनन्या की आवाज बहुत शांत लेकिन स्पष्ट थी। ठाकुर ने अपनी नकली मुस्कान वापस अपने चेहरे पर ओढ़ ली और कहा कि वह बस जिले की नई मुखिया का स्वागत करने आए हैं। उन्होंने अपने आदमी को इशारा किया और वह नोटों से भरी फलों की टोकरी लेकर आगे बढ़ा। ठाकुर ने कहा कि ये रामपुर की परंपरा है कि हम अपने मेहमानों का स्वागत पूरे दिल से करते हैं। उन्होंने टोकरी को मेज पर रखने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। सरकारी दफ्तर में तोहफे लेना और देना दोनों ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अपराध हैं, अनन्या ने बहुत सख्ती से कहा। उसने घंटी बजाकर छपरासी को बुलाया और कहा कि इस टोकरी को तुरंत बाहर ले जाया जाए और गरीबों में बांट दिया जाए। ठाकुर का हाथ हवा में ही रह गया। यह सीधा अपमान था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा कि मैडम, आप शायद यहां के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हैं। हम लोग प्यार से देते हैं तो उसे ठुकराया नहीं जाता। अनन्या ने जवाब दिया कि वह यहां तौर तरीके सीखने नहीं बल्कि कानून का पालन करवाने आई हैं। ठाकुर ने अब कूटनीति का रास्ता छोड़कर सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और मेज पर फेंक दी। यह फाइल उस शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट की थी जो वह रामचरण की जमीन पर बना रहा था। उसने कहा कि इस प्रोजेक्ट की फाइल पिछले कई महीनों से अटकी हुई है और उसे उम्मीद है कि नई डीएम साहिबा इसे तुरंत पास कर देंगी। उसने यह भी जोड़ा कि इस प्रोजेक्ट से शहर का बहुत विकास होगा और अगर यह पास हो गया तो वह समाज सेवा के लिए बड़ा चंदा देंगे। अनन्या ने फाइल खोली और उस पर एक सरसरी नजर डाली। उसने देखा कि जमीन के खसरा नंबर वही थे जो उसके पिता की जमीन के थे। उसके अंदर ज्वालामुखी धधक रहा था, लेकिन चेहरे पर बर्फ जैसी शांति थी। उसने फाइल बंद करके एक तरफ रख दी और कहा कि उसे पता चला है कि यह निर्माण अवैध जमीन पर हो रहा है और एनजीटी की मंजूरी भी नहीं ली गई है। उसने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वहां एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। ठाकुर अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और मेज पर झुकते हुए बोला कि मैडम, आप अभी बच्ची हैं। रामपुर में ठाकुर विक्रम सिंह के काम को रोकने का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। इतिहास गवाह है कि जिसने भी हमसे टकराने की कोशिश की उसका तबादला या तो श्मशान घाट हो गया या फिर ऐसी जगह जहां पानी भी नहीं मिलता। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। बाहर खड़े संतरी भी यह सुनकर सहम गए थे, लेकिन अनन्या अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। अनन्या ने बहुत ही ठंडे दिमाग से अपनी कुर्सी को पीछे किया और खड़ी हो गईं। उनकी ऊंचाई और व्यक्तित्व अचानक ठाकुर पर भारी पड़ने लगा। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब, आप इतिहास की बात कर रहे हैं और मैं भविष्य बनाने आई हूं। और रही बात शेर की, तो सर्कस के शेर और जंगल की शेरनी में फर्क होता है। उन्होंने दरवाजा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपका समय समाप्त हो चुका है। बाहर और भी फरियादी इंतजार कर रहे हैं। यह एक आदेश था जिसे मानना ठाकुर की मजबूरी बन गई थी। ठाकुर का चेहरा गुस्से और अपमान से बैंगनी हो गया था। वह कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन अनन्या की आंखों की दृढ़ता देखकर उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसने अपनी फाइल उठाई और पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। जाते जाते उसने मुड़कर कहा कि इस गुस्ताखी की कीमत बहुत भारी पड़ेगी मैडम। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी फाइल पर वापस काम करने लगी। जैसे ही ठाकुर बाहर निकला, उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी। पूरा ऑफिस देख रहा था कि शेर अपनी मान से दुम दबाकर भागा है। बाहर आकर ठाकुर ने अपने गुर्गों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने गाड़ी में बैठते ही
अपने सबसे शातिर बदमाश कालिया को फोन लगाया। उसने कालिया को आदेश दिया कि आज शाम तक शहर का माहौल इतना खराब कर दो कि इस डीएम की नाक में दम हो जाए। उसने कहा कि बाजारों में आगजनी करवाओ, बसें रुकवाओ और ऐसा दिखाओ कि नई डीएम कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है। वह अनन्या को उसके पहले ही हफ्ते में फेल करना चाहता था ताकि उसका तबादला हो जाए। ठाकुर का काफिला धूल उड़ाता हुआ वापस चला गया, लेकिन इस बार हवा बदल चुकी थी। जो लोग अब तक ठाकुर को भगवान मानते थे, उन्होंने देखा कि एक महिला अधिकारी ने उसे कैसे खाली हाथ लौटा दिया। ऑफिस के क्लर्कों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। कुछ लोग खुश थे कि अब शायद उनकी सुनवाई होगी, जबकि ठाकुर के वफादार डर रहे थे। अनन्या ने खिड़की से ठाकुर की जाती हुई गाड़ी को देखा। वह जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होगा, जब ठाकुर अपनी काली ताकत का इस्तेमाल करेगा। दोपहर होते होते शहर के मुख्य बाजार से खबरें आने लगीं। कुछ अज्ञात बदमाशों ने दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी और सब्जी मंडी में आग लगा दी थी। ट्रैफिक जाम हो गया था और लोग डर के मारे भाग रहे थे। यह ठाकुर का जवाब था। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन की घंटियां बजने लगीं। एएसपी घबराया हुआ अनन्या के पास आया और रिपोर्ट दी। वह उम्मीद कर रहा था कि मैडम घबरा जाएंगी, लेकिन अनन्या ने बहुत शांति से नक्शा देखा और कहा कि मुझे पता था यह होगा। अनन्या ने तुरंत अपनी टोपी पहनी और लाठी चार्ज का आदेश दिया। उसने एएसपी से कहा कि वह खुद मौके पर जा रही हैं। उसने दंगाइयों से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाने का निर्देश दिया। उसने साफ कर दिया कि जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वह किसी भी नेता का आदमी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वह अपनी जिप्सी में बैठी और सायरन बजाते हुए बाजार की तरफ निकल पड़ी। आज वह शहर को यह संदेश देने जा रही थी कि अब गुंडागर्दी का राज खत्म हो चुका है। बाजार में धुआं उठ रहा था और अफरा तफरी मची हुई थी। ठाकुर के आदमी चेहरा ढककर पत्थरबाजी कर रहे थे। तभी डीएम की गाड़ी वहां पहुंची। अनन्या ने गाड़ी से उतरकर लाउड स्पीकर हाथ में लिया। उसने चेतावनी दी कि अगर 2 मिनट के अंदर पत्थरबाजी नहीं रुकी तो पुलिस सीधी कार्रवाई करेगी। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि कुछ पत्थरबाज तो वहीं रुक गए, लेकिन कालिया जो भीड़ में छिपा था, उसने एक पत्थर अनन्या की तरफ फेंका। पत्थर उसकी गाड़ी के शीशे पर लगा और कांच टूटकर बिखर गया। अनन्या ने पलक भी नहीं झपकाई। उसने एएसपी को इशारा किया और पुलिस बल टूट पड़ा। अनन्या ने खुद आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उसने भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने जब अपनी लेडी सिंघम को इतना निडर देखा तो उनका जोश भी दोगुना हो गया। उन्होंने दौड़ा कर गुंडों को पीटना शुरू किया। आधे घंटे के अंदर बाजार खाली हो गया और कालिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अनन्या ने वहीं खड़े होकर ऐलान किया कि शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह ठाकुर के मुंह पर दूसरा तमाचा था। रात को जब अनन्या घर लौटी तो उसके कपड़ों पर धूल और धुएं की गंध थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। उसने साबित कर दिया था कि वह सिर्फ कागजी शेरनी नहीं है। वह अपने पिता के कमरे में गई। रामचरण जाग रहे थे और उन्होंने टीवी पर अपनी बेटी की खबर देखी थी। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और उनकी आंखों में चिंता थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिताजी, डरने का समय अब उनका है, हमारा नहीं। उसने कालिया से पूछताछ के आदेश दे दिए थे, जो जल्द ही ठाकुर का नाम उगलने वाला था। पुलिस स्टेशन की काल कोठरी में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल कालिया की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनन्या सिंह उसके सामने लोहे की कुर्सी पर बैठी थीं और उनकी आंखों में ऐसी सख्ती थी कि कालिया जैसा पुराना बदमाश भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। कमरे में एसपी और 2 हवलदार भी मौजूद थे, लेकिन अनन्या ने उन्हें बाहर रहने का इशारा किया। उसने मेज पर अपना डंडा जोर से मारा और कालिया से पूछा कि कल के दंगे का असली मास्टरमाइंड कौन है। कालिया पहले तो चुप रहा, लेकिन जब अनन्या ने
उसे उसके पुराने केसों की फाइल दिखाई और उम्र कैद की धमकी दी तो वह टूट गया। उसने कांपते हुए ठाकुर विक्रम सिंह का नाम उगला और बताया कि कैसे ठाकुर ने उसे पैसे देकर शहर जलाने का आदेश दिया था। अनन्या के हाथ अब वह सबूत लग चुका था जिसकी उसे तलाश थी। उसने कालिया का बयान वीडियो रिकॉर्ड किया और तुरंत एसपी को निर्देश दिया कि ठाकुर के खिलाफ वारंट तैयार किया जाए। लेकिन अनन्या जानती थी कि ठाकुर को गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वकीलों की फौज है। इसलिए उसने एक अलग रणनीति बनाई। उसने ऑपरेशन आयरन हैंड की शुरुआत करने का फैसला किया। यह ऑपरेशन उन सभी अवैध संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए था जो ठाकुर ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई थी। रात के 2 बजे ही अनन्या ने पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को बुलवा लिया। शहर सो रहा था, लेकिन डीएम ऑफिस में एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर के लोगों की नींद बुलडोजर की गड़गड़ाहट से खुली। अनन्या सिंह खुद पुलिस की वर्दी के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने मौके पर मौजूद थी। उनके पीछे 10 बुलडोजर और 500 पुलिसकर्मियों की फौज थी। वे सब ठाकुर विक्रम सिंह के उस निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल के सामने खड़े थे जो रामचरण की जमीन हड़पकर बनाया जा रहा था। मीडिया की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थीं और लाइव प्रसारण शुरू हो गया था। ठाकुर के गुंडे वहां इकट्ठा होने लगे और उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन आज पुलिस का रवैया अलग था। अनन्या के सख्त आदेश थे कि जो भी सरकारी काम में बाधा डाले उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। ठाकुर विक्रम सिंह अपनी हवेली में सो रहे थे जब उनके फोन की घंटी बजी। उनके मुनीम ने घबराई हुई आवाज में बताया कि डीएम साहिबा मॉल तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गई हैं। ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नंगे पैर ही बाहर भागे और अपनी गाड़ी में बैठने लगे। लेकिन तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। स्क्रीन पर अनन्या सिंह का चेहरा था, जो मीडिया से कह रही थी कि कानून सबके लिए बराबर है। ठाकुर ने देखा कि पहला बुलडोजर मॉल की दीवार से टकराया और विक्रम कॉम्प्लेक्स का बड़ा सा साइन बोर्ड धूल में मिल गया। ठाकुर ने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा और वह चकनाचूर हो गया। इधर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सीमेंट और ईंटों की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं। वहां मौजूद भीड़, जिनमें ज्यादातर वे गरीब किसान थे जिनकी जमीनें ठाकुर ने छीनी थीं, तालियां बजाने लगी। उनके लिए यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। अनन्या धूल के गुबार के बीच खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। हर गिरती हुई दीवार के साथ उसे लग रहा था कि उसके पिता का बदला पूरा हो रहा है। उसने एसपी से कहा कि एक भी पिलर खड़ा नहीं रहना चाहिए। आज ठाकुर का आर्थिक साम्राज्य और उसका अहंकार दोनों मिट्टी में मिलने वाले थे। ठाकुर अपनी हवेली में पिंजरे में बंद शेर की तरह दहाड़ रहा था। उसने अपने वकीलों को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि डीएम ने सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और स्टे ऑर्डर मिलने में समय लगेगा। ठाकुर को अपनी हार सामने दिखाई दे रही थी। तभी उसका एक पुराना जासूस, जो डीएम बंगले के रसोइये का रिश्तेदार था, दौड़ता हुआ आया। उसने ठाकुर के कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर ठाकुर की आंखों में शैतानी चमक आ गई। जासूस ने बताया कि डीएम साहिबा जिस भिखारी को अपने घर लाई हैं और जिसे वह अपना पिता कहती हैं, वह कोई और नहीं बल्कि वही रामचरण है जिसकी जमीन पर यह मॉल बन रहा था। ठाकुर जोर से हंसा। उसकी हंसी में पागलपन था। तो यह बात है, उसने खुद से कहा। यह सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं है। यह सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं है। यह बाप का बदला है। उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अब अपनी सबसे बड़ी ताकत नजर आने लगी। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने अपने सबसे खतरनाक शूटर मंगल सिंह को बुलाया। मंगल सिंह वह आदमी था जो बिना आवाज किए काम तमाम करने के लिए जाना जाता था। ठाकुर ने उसे एक फोटो दिखाई जो जासूस ने छुपकर खींची थी। फोटो में रामचरण डीएम बंगले के बगीचे में बैठे थे।
ठाकुर ने मंगल को आदेश दिया कि मुझे वह बूढ़ा जिंदा चाहिए, और वह भी अभी के अभी। डीएम बंगले पर सुरक्षा थोड़ी कम थी, क्योंकि ज्यादातर पुलिस फोर्स डिमोलिशन साइट पर तैनात थी। रामचरण अपने कमरे में लेटे हुए थे। उनकी तबीयत में सुधार था, लेकिन वह अभी भी कमजोर थे। रामू काका उन्हें जूस देकर अभी बाहर गए थे। तभी बंगले के पिछले हिस्से से, जहां माली काम करते थे, एक काली वैन आकर रुकी। वैन पर नगर निगम का स्टिकर लगा था, इसलिए संतरी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसमें से 4 लोग उतरे, जिन्होंने नगर निगम की वर्दी पहनी हुई थी और मुंह पर मास्क लगा रखा था। वे सफाई के बहाने बंगले के अंदर घुस गए और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां रामचरण थे। रामचरण को आहट सुनाई दी और उन्होंने आंखें खोली। सामने 4 अनजान लोगों को देखकर वह घबरा गए। वह चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकली। इससे पहले कि वह बिस्तर से उठ पाते, मंगल सिंह ने उनके मुंह पर क्लोरोफॉर्म का रुमाल रख दिया। रामचरण ने हाथ पांव मारे। उन्होंने साइड टेबल पर रखा पानी का जग गिरा दिया, लेकिन उनकी ताकत उन 4 जवानों के सामने कुछ नहीं थी। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर ढीला पड़ गया। गुंडों ने उन्हें जल्दी से एक बड़े लॉन्ड्री बैग में डाला और उसे उठाकर पिछली एम्बुलेंस जैसी वैन में डाल दिया। यह सब इतनी सफाई से हुआ कि बाहर खड़े संतरी को भनक तक नहीं लगी। करीब 2 घंटे बाद जब अनन्या अपनी जीत का जश्न मनाकर और मीडिया को बाइट देकर वापस लौटी, तो उनका मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने आज इतिहास रच दिया था। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने रामू काका को आवाज दी और अपने पिता के लिए चाय लाने को कहा, लेकिन बंगले के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। रामू काका दौड़ते हुए आए और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने कांपते हुए कहा कि मैडम, बाबूजी अपने कमरे में नहीं है। अनन्या के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह दौड़कर कमरे में गईं। वहां पानी का जग टूटा हुआ पड़ा था और बिस्तर की चादर बिखरी हुई थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाथरूम चेक किया, बगीचा चेक किया, लेकिन रामचरण कहीं नहीं थे। उसने संतरी को बुलाया और उस पर चिल्लाई। संतरी ने डरते हुए बताया कि बस एक नगर निगम की गाड़ी आई थी जो कचरा लेने आई थी। अनन्या को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत एसपी को फोन लगाया और नाकेबंदी का आदेश दिया। तभी उसका पर्सनल मोबाइल बजा। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से ठाकुर विक्रम सिंह की भारी और व्यंग्य भरी आवाज आई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज, मैडम? डीएम ठाकुर ने हंसते हुए कहा। तुमने मेरी इमारत गिराई, मैंने तुम्हारी दुनिया गिरा दी। तुम्हारा बाप मेरे पास है। अनन्या का खून खौल उठा, लेकिन डर ने उसके गले को जकड़ लिया था। ठाकुर ने आगे कहा, अगर अपने बाप को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुरंत अपनी पुलिस को वापस बुलाओ और मेरे खिलाफ सारे केस वापस लो। और हां, अगर तुमने चालाकी की तो इस बार तुम्हारे बाप की आवाज नहीं, गर्दन जाएगी। फोन कट गया। अनन्या वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके आंसू गालों पर बहने लगे। वह एक पल के लिए टूट गई थी, लेकिन यह कमजोरी सिर्फ एक पल की थी। अनन्या ने अपनी आंखें पोंछीं और आईने में खुद को देखा। वह एक आईएएस अफसर थी और एक योद्धा की बेटी थी। उसने रोना बंद किया और अपने दिमाग को ठंडा किया। ठाकुर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने शेरनी के बच्चे को छेड़ दिया था। अनन्या ने फोन की लोकेशन ट्रेस करने के लिए साइबर सेल को आदेश दिया। वह जानती थी कि अब यह लड़ाई कानून के दायरे से बाहर जा चुकी थी। यह अब सीधी जंग थी। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मैगजीन चेक की। आज रात रामपुर में कयामत आने वाली थी। अनन्या ने अपने सबसे भरोसेमंद 5 पुलिस अफसरों की एक गुप्त टीम बनाई। उसने उन्हें अपने बंगले पर बुलाया और स्थिति समझाई। उसने साफ कहा कि यह ऑफिशियल रेड नहीं है, यह एक रेस्क्यू मिशन है। अगर किसी को डर लग रहा है तो वह जा सकता है,
लेकिन सभी पांचों अफसरों ने अपनी टोपी उतारकर कसम खाई कि वे मैडम के साथ हैं। साइबर सेल ने ट्रेस करके बताया कि फोन की लोकेशन शहर के बाहर ठाकुर के पुराने फार्म हाउस, जिसे काली कोठी कहते हैं, वहां की है। यह जगह जंगलों के बीच थी और वहां जाना आसान नहीं था। अनन्या ने अपनी वर्दी उतारकर कमांडो वाली काली ड्रेस पहन ली। उसने अपने बालों को कसकर बांधा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग थी। वह जानती थी कि ठाकुर उसके पिता को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने एक बैकअप प्लान भी तैयार किया। उसने मीडिया के कुछ भरोसेमंद दोस्तों को भी अलर्ट रहने को कहा, लेकिन खबर लीक न करने की शर्त पर। वह ठाकुर को उसी के खेल में मात देने वाली थी। गाड़ियां बिना सायरन के बंगले के पिछले गेट से निकलीं। रात का अंधेरा उनकी मदद कर रहा था। काली कोठी के बाहर ठाकुर के दर्जनों हथियारबंद आदमी पहरा दे रहे थे। ठाकुर अंदर बैठा शराब पी रहा था और रामचरण को एक कुर्सी से बांधकर रखा गया था। रामचरण होश में आ चुके थे और उनकी आंखों में मौत का डर था। ठाकुर उनके सामने बैठा और बोला, देख बुड्ढे, तेरी बेटी बहुत उड़ रही थी, आज उसके पर काट दूंगा। उसने रामचरण के गाल पर थप्पड़ मारा। रामचरण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगे। उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि ठाकुर एक जानवर है। अनन्या की टीम जंगल के रास्ते से कोठी के करीब पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपनी गाड़ियां दूर खड़ी कर दी थीं और पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। अनन्या के हाथ में नाइट विजन दूरबीन थी। उसने देखा कि छत पर 2 स्नाइपर तैनात हैं और गेट पर 4 संतरी हैं। उसने इशारों में अपनी टीम को पोजीशन लेने को कहा। उन्होंने तय किया कि वे कोठी की बिजली काट देंगे और अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर घुसेंगे। यह एक बहुत ही जोखिम भरा प्लान था, क्योंकि जरा सी चूक से रामचरण की जान जा सकती थी। अनन्या ने अपनी घड़ी में समय देखा। रात के 3 बज रहे थे। हमले का समय हो गया था। तभी अनन्या के फोन पर एक मैसेज आया। यह ठाकुर का था। उसमें रामचरण की एक वीडियो थी जिसमें उनके सिर पर बंदूक रखी हुई थी। मैसेज में लिखा था, सुबह के 6 बजे तक का वक्त है, इस्तीफा लेकर आ जाना। अनन्या ने मुट्ठी भींची। वह 6 बजे का इंतजार नहीं करने वाली थी। उसने ट्रांसमीटर पर कोड वर्ड बोला, जय हिंद। उसी पल कोठी की बिजली गुल हो गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। ठाकुर के आदमी हड़बड़ा गए और टॉर्च जलाने लगे। यही वह मौका था जिसका अनन्या को इंतजार था। उसने दीवार फांदकर कोठी के परिसर में छलांग लगा दी। काली कोठी के अंदर घूप अंधेरा था और बाहर से आती गोलियों की आवाज ने ठाकुर विक्रम सिंह के होश उड़ा दिए थे। बिजली कटते ही उसके गुर्गे इधर उधर भागने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। अनन्या ने नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे, इसलिए उसे अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी प्रशिक्षित कमांडो की तरह दबे पांव आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे चल रहे पुलिसकर्मियों ने भी अपनी पोजीशन ले ली थी। अनन्या ने इशारे से 2 संतरियों को बिना शोर किए बेहोश कर दिया। वह जानती थी कि उसके पास समय बहुत कम है, क्योंकि अगर ठाकुर को भनक लग गई कि पुलिस अंदर आ चुकी है, तो वह रामचरण को नुकसान पहुंचा सकता है। ठाकुर विक्रम सिंह पसीने से तरबतर होकर रामचरण की कुर्सी के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक लोडेड पिस्तौल थी और वह अंधेरे में चिल्ला रहा था कि जनरेटर चालू करो। रामचरण, जो रस्सी से बंधे हुए थे, इस शोर शराबे से बुरी तरह डर गए थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटा। धूल और लकड़ी के टुकड़ों के बीच से अनन्या सिंह अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी और निशाना सीधा ठाकुर के माथे पर था। ठाकुर ने हड़बड़ाकर अपनी बंदूक रामचरण की कनपट्टी पर रख दी और चिल्लाया कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वह बुड्ढे का भेजा उड़ा देगा। अनन्या की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। उसने बहुत ही शांत और सख्त आवाज में कहा, ठाकुर, खेल खत्म हो चुका है। पूरा बंगला पुलिस से घिरा हुआ है।
अगर तुमने मेरे पिता को एक खरोंच भी पहुंचाई तो तुम्हारी लाश के इतने टुकड़े होंगे कि पोस्टमार्टम करने वाला भी गिन नहीं पाएगा। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि ठाकुर का हाथ कांपने लगा। अनन्या की आंखों में देख उसे अपनी मौत नजर आने लगी। बाहर सायरन की आवाजें गूंजने लगी थी, जिससे ठाकुर का मनोबल पूरी तरह टूट गया। वह समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी बीच अनन्या ने अपनी टीम को एक गुप्त इशारा किया। खिड़की के पास छिपे एक शार्प शूटर ने लेजर लाइट का निशाना ठाकुर के हाथ पर साधा। ठाकुर का ध्यान उस लाल बिंदु पर गया और इसी एक पल की चूक का फायदा अनन्या ने उठा लिया। उसने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर ठाकुर की कलाई पर एक जोरदार किक मारी। पिस्तौल ठाकुर के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इससे पहले कि ठाकुर संभल पाता, अनन्या ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी पीठ पर अपना घुटना टिका दिया। ठाकुर दर्द से कराह उठा और रामचरण की आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस वालों ने तुरंत ठाकुर को हथकड़ी पहना दी और रामचरण की रस्सियां खोल दी। रामचरण का शरीर अकड़ गया था और वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अनन्या ने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया। दोनों बाप बेटी वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगे। ये मां का ठीक कर दिया एक भावुक पुनर्मिलन था। अनन्या ने अपने पिता के चेहरे को चूमा और उनसे माफी मांगी कि उन्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। रामचरण ने अपनी कांपती उंगलियों से अपनी बेटी के आंसू पोंछे। उन्होंने इशारे से बताया कि वह ठीक हैं, लेकिन अनन्या का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने ठाकुर की तरफ देखा, जो अब पुलिस की गिरफ्त में गिड़गिड़ा रहा था। एसपी ने पूछा कि क्या ठाकुर को थाने ले जाना है। अनन्या ने खड़ा होकर अपनी वर्दी झाड़ी और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, नहीं, इसे थाने नहीं बल्कि शहर के मुख्य चौराहे पर ले जाया जाएगा। आज इसका फैसला बंद कमरे में नहीं बल्कि जनता की अदालत में होगा। उसने आदेश दिया कि पूरे शहर में मुनादी करवा दी जाए कि डीएम साहिबा जनता दरबार लगा रही हैं। वह ठाकुर के अपराधों को सबके सामने उजागर करना चाहती थी, ताकि भविष्य में कोई भी जमींदार गरीब को कुचलने की हिम्मत न करे। ठाकुर यह सुनकर और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि वह जानता था कि भीड़ उसे नहीं छोड़ेगी। सुबह के 8 बजते बजते शहर का मुख्य चौराहा यानी घंटाघर मैदान खचाखच भर चुका था। हजारों की भीड़ वहां जमा थी, क्योंकि यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि डीएम ने ठाकुर को पकड़ लिया है। एक ऊंचे मंच पर अनन्या अपने पिता रामचरण को लेकर बैठी थी। रामचरण अब साफ कपड़ों में थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर अभी भी था। ठाकुर विक्रम सिंह को हथकड़ियों में जकड़कर मंच के नीचे खड़ा किया गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल लगी थी। वही ठाकुर जो कल तक शेर बनकर घूमता था, आज एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। अनन्या माइक के पास आई और भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया, रामपुर के नागरिकों, आज मैं आपके सामने डीएम बनकर नहीं बल्कि एक बेटी बनकर आई हूं। उसने रामचरण का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे किया। यह मेरे पिता हैं, जिन्हें आप लोग कल तक एक पागल भिखारी समझ रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह इस शहर के सबसे ईमानदार किसान थे, जिन्हें इस जालिम ठाकुर ने अपनी हवस का शिकार बनाया। अनन्या ने विस्तार से बताया कि कैसे ठाकुर ने जमीन हड़पने के लिए उसके पिता को 5 साल तक बंधक बनाकर रखा और उनकी जुबान छीन ली। भीड़ में से सिसकियों और गुस्से की आवाजें आने लगी। अनन्या ने रामचरण की शर्ट ऊपर उठाकर उनकी पीठ पर लगे पुराने घाव दिखाए। कोड़ों के निशान देखकर लोगों का खून खौल उठा। वहां मौजूद कई किसान रोने लगे, क्योंकि उनके साथ भी ठाकुर ने ऐसा ही सलूक किया था। अनन्या ने ठाकुर की तरफ उंगली उठाई और कहा, यह आदमी सिर्फ एक भू माफिया नहीं है, यह मानवता का दुश्मन है। इसने सिर्फ मेरे पिता की आवाज नहीं छीनी, इसने आप सबकी हिम्मत छीनी थी, लेकिन आज डरने का समय खत्म हो चुका है। अनन्या ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया कि ठाकुर के खिलाफ अपहरण, हत्या के प्रयास, अवैध कब्जा और मानवाधिकार
उल्लंघन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। उसने माइक पर ही एफआईआर की कॉपी दिखाई और उस पर साइन किए। भीड़ ने अनन्या सिंह जिंदाबाद और ठाकुर को फांसी दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। ठाकुर, जो अपनी ऊंची पहुंच का दम भरता था, आज अकेला पड़ गया था। उसके अपने वकील और चमचे भी भीड़ के गुस्से को देखकर भाग खड़े हुए थे। उसे पहली बार कानून की असली ताकत का एहसास हो रहा था। अनन्या ने भीड़ को शांत किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा, आज से रामपुर में कोई भी ठाकुर या जमींदार कानून से ऊपर नहीं होगा। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वह सीधे मेरे पास आए। मेरे पिता की खामोशी आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। उसने रामचरण के सामने सिर झुकाया और उनका आशीर्वाद लिया। रामचरण ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उन्हें लगा कि उनका खोया हुआ सम्मान आज वापस मिल गया है। पुलिस ठाकुर को जीप में बैठाकर ले जाने लगी। लोग जीप के पीछे दौड़ रहे थे और उस पर चप्पलें फेंक रहे थे। यह ठाकुर के साम्राज्य का अंत था। अनन्या ने वहां मौजूद मीडिया को संबोधित किया और कहा कि अवैध मॉल की जमीन पर अब एक सरकारी अस्पताल बनेगा, जिसका नाम रामचरण के नाम पर रखा जाएगा। यह घोषणा सुनकर लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गुंजा दिया। अनन्या ने साबित कर दिया था कि एक बेटी अगर ठान ले तो वह न केवल अपने पिता का सहारा बन सकती है, बल्कि पूरे समाज का उद्धार भी कर सकती है। उस दोपहर डीएम ऑफिस का माहौल बदल चुका था। जो कर्मचारी कल तक रिश्वत लेते थे, आज वे अपनी सीटों पर बैठकर डिलिजेंटली काम कर रहे थे। अनन्या का खौफ और सम्मान दोनों ही लोगों के दिलों में बैठ गया था। वह अपने केबिन में बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर में शांति थी। उसने अपने पीए को बुलाया और रामचरण के इलाज के लिए दिल्ली के सबसे अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने को कहा। वह जानती थी कि लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन पिता को पूरी तरह ठीक करना अभी बाकी है। शाम को जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि रामचरण बरामदे में बैठे पक्षियों को दाना खिला रहे थे। उनके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो 5 साल पहले खो गई थी। अनन्या उनके पास जाकर बैठ गई और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। रामचरण ने उसे प्यार से सहलाया। हालांकि वह बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी खामोशी में हजारों आशीर्वाद छिपे थे। सूरज ढल रहा था और रामपुर में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी, न्याय और उम्मीद का युग। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे आज पहली बार सुकून की नींद आने वाली थी। रामपुर की फिजाओं में अब एक नई ताजगी महसूस हो रही थी। ठाकुर विक्रम सिंह और उसके गुर्गों के सलाखों के पीछे जाने के बाद शहर का हर आम नागरिक चैन की सांस ले रहा था। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अब फरियादियों की लंबी कतारें नहीं लगती थीं, क्योंकि हर फाइल का निपटारा समय पर होने लगा था। अनन्या सिंह ने प्रशासन में जो पारदर्शिता लाई थी, उसने भ्रष्टाचार की जड़ों को पूरी तरह से हिला दिया था। लेकिन अनन्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी, और वह थी अपने पिता के जीवन में फिर से खुशियों के रंग भरना। रामचरण की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन उनकी खामोशी अभी भी अनन्या के दिल को चुभती थी। दिल्ली से आए स्पीच थेरेपिस्ट ने कई हफ्तों तक उनके साथ काम किया और आधुनिक मशीनों की मदद से उनके स्वर तंत्र की मरम्मत की। अनन्या हर शाम ऑफिस से लौटकर खुद अपने पिता के साथ अभ्यास करती थी। वह उन्हें छोटे छोटे शब्द बोलने के लिए प्रोत्साहित करती थी। रामचरण अपनी बेटी की मेहनत देखकर बहुत भावुक हो जाते थे और अपनी पूरी ताकत लगा देते थे ताकि उनके गले से कम एक शब्द निकल सके। एक सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें डीएम बंगले के बगीचे को नहला रही थीं, एक चमत्कार हुआ। अनन्या अपने पिता को अखबार पढ़कर सुना रही थीं कि अचानक रामचरण के गले से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज निकली, बे टू टी। यह शब्द सुनकर अनन्या के हाथ से अखबार गिर गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। 5 साल के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद उसने अपने पिता के मुंह से अपना नाम सुना था। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया
और दोनों देर तक वहीं बैठकर रोते रहे। यह जीत किसी भी सरकारी पद या मेडल से कहीं बड़ी थी। अस्पताल का निर्माण भी रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया था। जिस जमीन पर कभी ठाकुर विक्रम का अवैध मॉल खड़ा था, वहां अब रामचरण जन सेवा अस्पताल की भव्य इमारत खड़ी थी। इस अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा थी और यह पूरे जिले के लिए एक आदर्श बन गया था। उद्घाटन के दिन अनन्या ने फीता काटने के लिए खुद मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो अनन्या ने विनम्रता से उनसे अनुरोध किया कि उद्घाटन उनके पिता रामचरण के हाथों से करवाया जाए। रामचरण ने कांपते हाथों से जब फीता काटा तो पूरा रामपुर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह सिर्फ एक इमारत का उद्घाटन नहीं था, बल्कि एक साधारण किसान के सम्मान की बहाली थी। मुख्यमंत्री ने अनन्या की पीठ थपथपाई और कहा कि काश हर जिले को आप जैसी बेटी और अधिकारी मिले। उस दिन रामचरण के चेहरे पर जो गर्व था, उसने अनन्या के सारे संघर्षों को सफल बना दिया। ठाकुर विक्रम सिंह को जेल के अंदर से यह खबर मिली तो उसका अहंकार पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। ठाकुर विक्रम सिंह और उसके साथियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जब्त की गई संपत्ति का इस्तेमाल उन किसानों को मुआवजा देने के लिए किया गया जिनका शोषण ठाकुर ने किया था। अनन्या ने सुनिश्चित किया कि एक एक पाई उन गरीबों तक पहुंचे जो इसके असली हकदार थे। रामपुर अब एक भयमुक्त जिला बन चुका था। लोग अब रात में भी बेखौफ होकर सड़कों पर निकल सकते थे। न्याय का शासन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई दे रहा था। कहानी के इस मोड़ पर अनन्या को पदोन्नति का पत्र मिला। उसे अब राजधानी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही थी। लेकिन रामपुर के लोगों ने जब यह सुना तो वे दुखी हो गए। वे अपनी लोकप्रिय डीएम को छोड़ना नहीं चाहते थे। विदाई समारोह में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए और सबकी आंखों में आंसू थे। अनन्या ने अपने विदाई भाषण में कहा कि रामपुर हमेशा उसके दिल के करीब रहेगा, क्योंकि यहीं उसने अपनी पहचान और अपने पिता को वापस पाया। उसने लोगों से वादा किया कि वह जहां भी रहेगी, न्याय के लिए लड़ती रहेगी। अनन्या और रामचरण जब रामपुर स्टेशन पहुंचे तो वहां वही प्लेटफॉर्म था जहां कुछ महीने पहले अनन्या ने अपने पिता को धूल में पड़ा पाया था। लेकिन आज नजारा बिल्कुल अलग था। पूरा प्लेटफॉर्म फूलों से सजा था और लोग जयकार कर रहे थे। रामचरण अब पूरी तरह से स्वस्थ थे और उन्होंने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। ट्रेन के आने पर अनन्या ने अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़ते हुए एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। वह अब केवल एक सफल अधिकारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने पिता के खोए हुए स्वाभिमान को फिर से जिंदा किया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या ने महसूस किया कि सत्ता और अधिकार का असली महत्व दूसरों की सेवा में ही है। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया और रामचरण ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी लालिमा एक नई सुबह का संकेत दे रही थी। रामपुर की सड़कों पर अब कोई भिखारी डर से नहीं छिपता था और कोई बेटी अपनी आवाज उठाने से नहीं हिचकती थी। अनन्या सिंह की वीरता और न्याय की यह गाथा रामपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अंतिम समय में अनन्या ने डायरी में लिखा कि पद अस्थायी होते हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य अमर रहते हैं। उसने समाज को सिखा दिया था कि वर्दी के पीछे एक कोमल हृदय भी होता है, जो अपनों के लिए और न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पिता और इक्साना उसने कोमल हृदय भी होता है। पुत्री का यह अटूट बंधन अब एक मिसाल बन चुका था। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, अनन्या के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान फैल गई। उसका मिशन पूरा हो गया था और अब उसे पता था कि वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।